हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8th इंग्लिश हनी ड्यू बुक का चैप्टर 6। दिस इज़ जोडीज फोन। तो सबसे पहले देखते हैं बिफोर यू रीड में क्या है। इसमें है कि कई बार क्या होता है, तो छोटी छोटी कट लग जाता है या जल जाता है हाथ पैर वगैरह, तो हम लोग डॉक्टर के पास जाने के बजाय कुछ घरेलू नुस्खे जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो स्टोरी है, इसमें जो जोडी एक बच्चा है, उसके फादर को काट लिया था एक रेटल स्नेक ने। बिटन का मतलब होता है काट लेना। रेटल स्नेक एक टाइप का स्नेक होता है, काफ़ी जहरीला होता है और अपनी पूंछ से काफ़ी तेज तेज वो आवाज़ निकालता है। तो इस टाइप का वो स्नेक है। तो अगर रेटल स्नेक काट ले और तुरंत ही उस पर किसी डो के हार्ट और लिवर का जो है, हार्ट और लिवर को उस पर लगा लिया जाए उस जगह पर जहाँ पर रेटल स्नेक ने काटा है, तो वो पॉइजन जो है बॉडी से बाहर निकल जाता है। अब जो जोडी है वो ये सोच रहा है कि जो डो है उसको तो उसके फादर ने मार दिया है, अब जो उस डो का बच्चा है, जो फॉन है, उसका वो क्या होगा बिना अपनी माँ के। डो देखिए होती है फीमेल डियर ना, और फॉन होता है उस डियर का बच्चा, उस डियर का बेबी। बेबी डियर होता है फॉन और डो होती है एक फीमेल डियर। तो यही थॉट्स जो है चल रही होती हैं। तो अब इसमें स्टार्ट करते हैं। तो जोडी जो है वो सोच रहा होता है और उसकी जो थॉट्स होती हैं सारी की सारी वो आकर के मतलब बार बार जा रही होती हैं एक फ़ोन पर, मतलब डियर के बच्चे पर। और उसका जो जोडी का माइंड है वो इस बात से दूर हो ही नहीं पा रहा होता है। फिर वो अपने मतलब ऐसा लगता है ही हैड हेल्ड इट इन हिज ड्रीम्स इन हिज आर्म्स। उसको ऐसा लगता है उसने उस फोन को अपने सपने में और अपनी आर्म्स में उसको पकड़ रखा है। ही स्लिप्ड फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू हिज फादर्स बेड साइड। Penny lay at rest. His eyes were open and clear, but the pupils were still dark and dilated. तो वो जो होता है, जोडी होता है, उसको नींद नहीं आ रही होती है, मतलब वो ऐसे बेड पे हो लेटा हुआ होता है। फिर वो एकदम से अपने उतरता है वहाँ से और अपने फादर के पास जाता है। और जो उसके फादर का नाम होता है पेनी, उसके फादर रेस्ट कर रहे होते हैं। उनकी जो आइज़ हैं वो पूरी तरह क्लियर और ओपन होती है, मगर जो प्यूपिल है, जो ब्लैक वाला पार्ट है ना जो आइज़ का, वो ऐसे लगता है जैसे कि अभी भी डार्क सा है और थोड़ा बाहर की तरफ को जैसे निकला हुआ है, बड़ा हो गया है। डायलेटेड का मतलब होता है एनलार्ज हो गया है, बड़ा हो गया है। फिर जोडी जो है अपने फादर से पूछता है कि आप अब कैसा फील कर रहे हैं। तो उसके फादर रिप्लाई करते हैं कि अब मैं मतलब सही हूँ। जो ओल्ड डेथ हैज़ गॉन थीविंग एल्सवेयर, इसका मतलब है जो डेथ उसके सर पे मंडरा रही थी अब वो वहाँ से जा चुकी है। मगर वो कहता है इट वॉज अ क्लोज शेव। इट वॉज अ क्लोज शेव का मतलब है कि ये बहुत ही ज़्यादा पास से आकर के गुजरी। वो कहते हैं कि हाँ आई अग्री। पेनी कहते हैं कि मैं बहुत प्राउड हूँ बॉय तुम पर, कि तुमने अपना जो मुश्किल के केप्ट योर हेड का मतलब है स्टेट काम्ड इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन। मतलब इतनी प्रॉब्लम हो गई थी फिर भी तुमने उसको अच्छे से हैंडल किया और काम रहे, एकदम शांत रहे ख़राब कंडीशन में भी। तो फिर जो जोडी होता है वो बोलता है कि फादर, क्या आप जानते हैं कि जो फॉन होगा उस डो का जिसकी डेथ हुई है, जिसको हमने मार दिया है, वो कहाँ पर होगा? तो क्या आप उसे पहचानते हैं कि वो कैसा दिखता होगा? तो उसके फादर बोलते हैं कि मैं कैसे उसको भूल सकता हूँ। पुअर जो डो था उसने मेरी लाइफ सेव की है और अब वो बेचारा फ़ोन मतलब कहाँ होगा। तो फिर वो जो बच्चा होता है जोडी जोडी बोलता है कि मैं जो है उस फ़ोन को यहाँ पर लेके आना चाहता हूँ, क्योंकि वो जंगल में भूखा होगा, हंग्री मतलब भूखा होगा, और स्केयर्ड मतलब काफ़ी डरा हुआ होगा। तो फिर वो यही बोलता है कि जोडी कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ, मेरे को एक ही टाइम दूध पीने की ज़रूरत है और बाकी जो मेरा दूध होगा वो फ़ोन पी लेगा और कुछ टाइम में फ़ोन बड़ा हो जाएगा। फिर मतलब वो ये कहता है कि हम फ़ोन को यहाँ पे ला सकते हैं क्या, यहाँ पे ला करके हम उसे पाल सकते हैं क्या। अब जो पेनी थे मतलब जोडी के जो फादर थे, वो बिल्कुल चुपचाप लेटे रहते हैं और ऊपर की तरफ स्टेयर कर रहे होते हैं, सीलिंग की तरफ मतलब छत की तरफ वो देख रहे होते हैं। फिर वो कहते हैं कि बॉय यू हैव गॉट मी हैम्डन, इसका मतलब होता है गॉट मी हैम्डन का मतलब ऐसी सिचुएशन में रख देना जिसमें आप ना नहीं कर सकते हैं। तो वो यही कहता है कि बॉय मतलब तुमने मुझे ऐसी सिचुएशन में रख दिया है कि इस सिचुएशन में मैं तुम्हें ना नहीं बोल सकता हूँ। और फिर जोडी बोलता है कि बहुत ज़्यादा खर्चा भी नहीं आएगा फ़ोन को मतलब
वो करने में, पालने में, जब वो थोड़ा और बड़ा हो जाएगा वो लीव्स और एकॉर्न खाने लगेगा। एकॉर्न छोटे छोटे ब्राउन कलर के नट्स होते हैं। फिर उसके फादर जोडी को बोलते हैं कि तुम अपनी एज से काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो और श्योरली मतलब अनग्रेटफुल होगा, काफ़ी ख़राब होगा कि अगर हम उस फ़ोन को ऐसे ही जंगल में छोड़ दें और उसको ख्याल ना रखें। वो फिर जोडी के फादर कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हें ना नहीं बोलूँगा और मतलब हम उसे यहाँ पर ला सकते हैं। फिर वो पूछता है जोडी अपने फादर से, कैन आई राइड बैक विद मिलविल एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट। फिर वो कहता है क्या मैं मिलविल, मतलब एक फॉरेस्टर होता है मिलविल जो जंगल में जाते रहते हैं, उनके साथ जा कर के देख सकता हूँ, उस फ़ोन को ढूंढ करके ला सकता हूँ। तो फिर उसकी जोडी के फादर होते हैं, वो बोलते हैं कि तुम अपनी मम्मी से पूछ लो, मैंने तो तुम्हें परमिशन दे दी है। He settled back to the table and sat down. His mother was pouring coffee for everyone. तो जो जोडी होता है वो पीछे की तरफ चुपचाप बैठ निकल के चला जाता है, अपनी मदर के पास जाता है। मदर जो होती हैं वो सबके लिए कॉफ़ी जो है वो कर रही होती हैं पॉट्स में, ग्लास में। तो वो अपनी मदर से बोलता है फ़ोन, कैन आई, मतलब क्या मैं जो फ़ोन है उसको घर ला सकता हूँ। तो मदर कहती हैं कि कौन सा फ़ोन। तो वो बताता है कि वो फ़ोन जो जिस डॉग को मतलब हमने मार दिया है, उस डॉग का जो बच्चा है फ़ोन, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। हमने उसका लिवर यूज़ किया पाके, मतलब पापा के पॉइज़न को निकालने के लिए। तो फिर जो जोडी होता है वो अपनी माँ से पूछता है कि क्या हम उसको लेके आ सकते हैं। पा भी कह रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा अनग्रेटफुल होगा, काफ़ी ज़्यादा मतलब ख़राब होगा कि हम उसको ऐसे ही वहाँ पर मरने के लिए, भूखा रहने के लिए वहाँ छोड़ दें। तो माँ भी कहती हैं कि ठीक है, मतलब तुम नथिंग जो है वर्ड में वो फ्री नहीं आता है, जो अब तुम सही कह रहे हो और डैडी भी सही कह रहे हैं, तो हम उस फ़ोन को यहाँ पर लेके आ सकते हैं। फिर वो मिलविल के साथ जो है वो जाने के लिए रेडी हो जाता है। तो मिलविल सेड ही कैन राइड बैक विद मी, आई विल हेल्प हिम फाइंड इट। तो मिलविल जो है वो हेल्प करने की बात मान जाते हैं। तो फिर शी सेट डाउन द पॉट हेल्पलेसली, मतलब उनकी जो मदर होती हैं वो कहती हैं कि अब तो मतलब ये मानेगा नहीं और अब तो ये जाएगा ही जाएगा। तो वो मिलविल के पास जाता है और मिलविल जो है वो उसको जंगल में ले जाते हैं। माँ बैक्स्टर आस्क्ड एंशियसली, देखिए जो बैक्स्टर है ना, ये अब इसमें नाम आया है, मगर ये जो बैक्स्टर्स हैं ये इनका सरनेम है, इनका जोडी के मदर फादर का जो है सरनेम है बैक्स्टर। तो माँ बैक्स्टर आस्क्ड एंशियसली, यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग, मतलब मदर उससे कहती है जोडी से कि तुम जो है काफ़ी ज़्यादा दूर मतलब मत जाना। फिर जोडी कहता है कि मैं डिनर तक जो है वापस आ जाऊंगा। फिर मिलविल जो है वो अपने घोड़े पर बैठता है, जोडी उसके पीछे बैठता है, देखिए जैसे पिक्चर में दिखाया गया है। फिर जो जोडी है वो मिलविल से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि जो फ़ोन है वो अभी भी वहीं होगा, क्या तुम मेरी हेल्प कर दोगे। तो वो बोलता है कि हाँ, वो अभी अलाइव होगा और मगर हमें ये कैसे पता लगेगा कि वो वही है, हम उसे कैसे पहचानेंगे। तो वो बोलता है जोडी की जो स्पॉट्स हैं वो बिल्कुल उसके जो बॉडी पे थे, वो स्पॉट्स बिल्कुल एक लाइन में थे जो फ़ोन था उस पर, पा ने ऐसा बताया है। तो उस स्पॉट्स को देखकर हम लोग जो है उसको पहचान जाएंगे। अब इसका सेकंड पार्ट जो है उसमें है कि जोडी गिव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ फ़ोन, दे पास द अबेंडेंट क्लियरिंग। तो फिर फ़ोन के बारे में सोच रहा होता है, फिर वो वहाँ से निकल रहे होते हैं जंगल में से, जो बिल्कुल हाँ, ऐसा अबेंडेंट मतलब जो छोड़ दिया गया होता है, क्लियरिंग, ऐसे रास्तों से निकल रहे होते हैं वो जंगल में जाने के लिए। फिर आगे बोलता है ही सेट कट टू द नॉर्थ मिलविल, इट वॉज अप here that Pa got bitten by the snake and killed the doe and I saw the fawn। फिर वो कहते हैं कि ये नॉर्थ वाली जो साइड है, इस तरफ जो है आप चलो, यहीं पर जो है स्नेक ने पापा को काटा था और यहीं पर हमने जो है उस डो को मारा था और फॉन को हमने देखा था। फिर सडनली जोडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिलविल विद हिम, फिर एकदम से जोडी को लगने लगा कि मिलविल जो है वो उस टाइम ना रहे उनके साथ। अगर जो if the fawn was dead or could not be found, he could have
हिज डिसअपॉइंटमेंट सीन। तो ऐसा मतलब जोडी सोच रहा था कि अगर वो फ़ोन को नहीं ढूंढ पाया जोडी, तो जो जोडी के फेस पे डिसअपॉइंटमेंट होगी तो मिलवील जो है वो उसको देख लेगा, वो ये नहीं चाहता। और अगर फ़ोन मिल गया उसे तो जो मीटिंग होगी फ़ोन के साथ वो इतनी ज़्यादा लवली होगी, इतनी ज़्यादा अच्छी होगी, वो उसे सीक्रेट रखना चाहता है और ख़ुद तक ही रखना चाहता है, किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता। फिर वो कहता है ही सेड इट्स नॉट फार नाउ बट द श्रब इज़ वेरी थिक फॉर अ हॉर्स, आई कैन मेक इट ऑन फुट। फिर वो मिलवील से कहता है जोडी कि अब जो है ज़्यादा दूर नहीं है, जो श्रब है, घास है, वो बहुत ज़्यादा घनी है घोड़े के लिए, अब मैं जो है पैरों पे ही चला जाऊंगा। फिर मगर मिलवील कहता है कि मुझे मतलब डर लग रहा है कि मैं तुम्हें कैसे अकेला छोड़ जाऊं, तुम तो बच्चे हो, तो आई सपोज यू गॉट लॉस्ट और गॉट बिटन बाय अ स्नेक टू। फिर वो कहता है कि अगर तुम खो गए या फिर तुम्हें भी सांप ने काट लिया तो क्या होगा। तो जोडी बोलता है कि मैं अपना ध्यान रखूंगा और बहुत ज़्यादा मुझे टाइम नहीं लगेगा फ़ोन को ढूंढने में, मैं जल्दी ही फ़ोन को ढूंढ के आ जाऊंगा। फिर तो फिर जो वो जो होता है मिलवील वो कहता है ठीक है, तुम्हें यहाँ का रास्ता पता है तो मैं तुम्हें यहाँ से चला जाता हूँ और तुम ध्यान रखना अपना, ऐसे करके फिर वो चला जाता है। देयर एंड देयर द टॉल पाइन मेक्स अ बियरिंग सो लॉन्ग मिलवील आई एम ऑब्लाइज। तो फिर वो बताता है कि इस तरीके से यहाँ पे जो डायरेक्शंस हैं वो हैं, मेक्स अ बियरिंग का मतलब होता है देखिए एक्ट्स एज अ कंपास एंड हेल्प्स टू आइडेंटिफाई डायरेक्शन। तो यहाँ पे वो जो बताते हैं कि टॉल पाइन ट्री है एक, वो आपको डायरेक्शन ईजिली आप बता सकते हैं कि किधर को, उसको देख के नॉर्थ है कि साउथ है या ईस्ट है, जो भी डायरेक्शन है उसकी हेल्प से बताई जा सकती है। फिर मिलवील जो है वहाँ से चले जाते हैं। He waited for a sound of the hooves to end, then cut to the right. The shrub was still. Only his own क्रैकलिंग ऑफ ट्विग्स साउंडेड अक्रॉस द साइलेंस। तो फिर जो जोडी होता है वो श्रब के अंदर से जा रहा होता है। फिर हूव्स होते हैं जो घोड़े के पैर होते हैं ना, जब तक उसकी आवाज़ आती है वो धीरे धीरे चल रहा होता है, फिर जब आवाज़ आनी थोड़ी कम हो जाती है वो अंदर की तरफ जाता है। जो जोडी है फिर वो श्रब्स को हटा हटा के जा रहा होता है। क्रैकलिंग ऑफ ट्विग्स का मतलब है जो पेड़ की टहनियाँ होती है ना, उसके सिर्फ हल्का जब वो हटा रहा था उसको जोडी, तो उसके हल्के हल्के टूटने की आवाज़ ही जो थी वो साइलेंस को ब्रेक कर रही थी, वरना वहाँ बहुत ज़्यादा शांति थी। ही वंडर्ड फॉर एन इंस्टेंस इफ़ ही हैड मिस्टेकन इज डायरेक्शन। फिर एकदम से जोडी को ये भी लगता है कि कहीं उसने अपनी डायरेक्शन जो है उसकी गलत तो नहीं हो गई है। Then he buzzard rose in front of him and flapped into the air. He came into a clearing under the oaks. Buzzards sat in a circle around the terrace of the door. देखिए बजर्ड बहुत बड़ी ज़्यादा बर्ड होती है, काफ़ी बड़ी बर्ड होती है बजर्ड जो होती है। तो वो देखता है कि बजर्ड जो है वो जो कैरास होता है ना उस डो का जिसको उन लोगों ने मारा होता है, कैरास होता है जो कंकाल बाद में बच जाता है, उसमें थोड़ा बहुत मांस होता है, उसके चारों तरफ जो है वो बजर्ड जो मांस को खाने वाली चिड़िया होती है ना, वल्चर्स जैसे कि, वो उसके बिल्कुल किनारे किनारे बैठी हुई होती हैं डो के। दे टर्न देयर हेड्स ऑन देयर लॉन्ग स्क्रॉनी नेक्स एंड हिज्ड एट हिम। तो वो उसको मतलब अटैक कर करके खा रही होती हैं डो को, मरी हुई चीज़ों को खाते हैं ना वल्चर्स। He threw his bow at them and they flew into the adjacent tree. The sand showed large cat prints, but the big cats killed fresh and they had left the door to the carson birds. तो मतलब वहाँ पर उसको कैट के भी प्रिंट्स दिख रहे होते हैं, बड़ी कैट के जोड़ी को, कि उसको डो को खाया होगा कैट ने भी, और फिर कुछ बचा हुआ पार्ट जो है वो वल्चर खा रहे थे, वो ये भी देखता है। He parted the grass at the place where he had seen the fawn. It didn't not seem possible that it was only yesterday. तो वो उसको मतलब उस जगह पर वो घास हटा हटा के पहुंच गया होता है जहाँ पर उसने कल yesterday मतलब एक दिन पहले फ़ोन को देखा था, उस जगह वो पहुंच गया होता है, मगर वो देखता है फ़ोन उस टाइम पर वहाँ पर नहीं होता। ही सर्कल्ड द क्लियरिंग, देयर वॉज नो साउंड, नो साइन, बजर्ड्स clackered their wings, impatient to return to their business. He returned to the spot where the fawn had emerged and dropped on all fours. तो फिर वो ढूंढ रहा होता है फ़ोन को, नहीं मिला होता, फिर वो इधर उधर जो क्लियरिंग होती है आसपास का इलाका वो गोल गोल घूमने लगता है उसमें जोडी। फिर वो देखता है कोई आवाज़ नहीं हो रही, कोई साइन नहीं होता। बजर्ड जो है उड़ा दिया था ना उसने, जोडी ने उसको, चिड़ियों को, वल्चर्स को, वो बिल्कुल मतलब वेट कर रही होती है कि कब वो दोबारा अपने बिजनेस पे लगे, मतलब दोबारा आकर के खाना स्टार्ट कर दें डो को जो बचा हुआ था वहाँ पर। He returned to the spot where the fawn had emerged and dropped on all fours, studying the sand for a small hoof prints.
द नाइट्स रेन हैड वॉश्ड अवे ऑल ट्रैक्स एक्सेप्ट दैट दोज ऑफ कैट्स एंड बजर्ड। फिर वो देखता है सैंड पे, कोशिश करता है देखने की कि क्या पता कोई साइन ऐसा उसको मिल जाए जिसके पैरों के पंजे, छोटे छोटे पैरों के पंजे उसे ऐसे मिल जाएं जिसकी हेल्प से वो उसको फ़ॉन को ढूंढ पाए, मगर उसको कोई भी ऐसा साइन नहीं मिल रहा था। पंजे जो थे, रात में बारिश पड़ी थी, उसने पंजों को बिल्कुल साफ़ कर दिया था और सिर्फ बजर्ड जो चिड़िया थी और कैट के ही उस वहाँ पर पंजे बचे हुए थे। अभी देखिए थर्ड पार्ट जो है हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू।